Hello and welcome back once again in the line by line explanation of the chapters. देखिए आज हम करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बीहाइव बुक से जो चैप्टर नंबर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक। आज हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो चैप्टर है ये आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या मैं यूं कहूंगी कि इस चैप्टर में एक्चुअली आपको 2 स्टोरीज बता रखी हैं, अलग अलग स्टोरीज बता रखी हैं। पार्ट 1 में एक बहुत ही अच्छी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली एक आर्टिस्ट के बारे में बताया गया है आपको। बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट 2 में आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में बताया गया है। हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों महान शख्सियतों में ये जो फर्स्ट हमें बताया गया है एवलिन गिलानी, इनके बारे में हमें क्या नॉलेज प्रोवाइड की हुई है। मतलब जो ये म्यूजिक के फील्ड में 2 बहुत ही दिग्गज एक तरीके से कहेंगे या 2 बहुत ही महान कलाकार हुए हैं, इनके बारे में हमें क्या बता रखा है। सो आई विल स्टार्ट विद द पार्ट 1। एवलिन गिलानी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। देखो लिसन कैसे होगा, लिसन का मतलब सुनना होता है ना, तो सुनेंगे कैसे? हम तो अपने ईयर्स से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। लेकिन आपको अब यहाँ पर ऑलरेडी एक हिंट दे दिया कि एवलिन गिलानी साउंड को सुनती तो थी लेकिन विदाउट हियरिंग इट, लेकिन उसे सुने बिना। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या ये क्या है जो हमें यहाँ पर बता रखा है। हम सबसे पहले बिफोर यू रीड चेक करते हैं। देखो, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखो यहाँ पर ही आपको हिंट जो है वो क्लैरिफाई हो रहा है कि यहाँ पर ये किसी की वर्डिंग है। आपको आगे चलकर चैप्टर में भी पता चलेगा कि ये किसने कहा था। तो उन्होंने कहा है कि भगवान ने चाहे उससे सुनने की क्षमता छीन ली है या उसकी सुनने की क्षमता ले ली है, लेकिन उसे बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ बहुत ही अद्भुत चीज उसे दी है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद कर देता है तो कई दरवाजे और खोल भी देता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है कि चाहे उसकी सुनने की कैपेसिटी नहीं थी लेकिन फिर भी उसे भगवान ने कुछ देन दी थी। अब देखते हैं क्या है। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, मतलब हमसे काफी बेटर तरीके से, हमसे काफी गहराई से। हम उतनी गहराई से नहीं महसूस कर सकते, या हम उतनी गहराई से सुनते नहीं है जितनी गहराई से या जितनी ज्यादा गहराई से वो महसूस करती थी उन बातों को। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसलिए वो म्यूजिक को एक्सप्रेस भी, मतलब म्यूजिक की व्याख्या भी बहुत ही सुंदर तरीके से करती थी। मतलब जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाती है, दैट इज वाई, इसलिए वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस भी करती है। देखो, जिस चीज को हम महसूस करेंगे, जिस चीज को हम इन डेप्थ डीपली अंदर से महसूस करेंगे, हमें जब वो चीज बाहर निकलेगी, जब हम उसे एक्सप्रेस करेंगे तो भी हम ब्यूटीफुली ही एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमने ब्यूटीफुल तरीके से ही उसे समझा हुआ होता है। तो देखते हैं कि अब हमें आगे फर्दर इस स्टोरी में मेनली क्या बताते हैं। तो आपको यहाँ पर बता रखा है, रीड दी फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन। इसमें एक पर्सन के बारे में जिक्र है, हु फॉट अगेंस्ट दी फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब शारीरिक रूप से कुछ डिसेबिलिटी हुई है उनके साथ, मतलब किसी चीज में वो असमर्थ है एक तरीके से। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरह से एक सक्सेस में बदला है, किस तरह से अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है या जीत हासिल की है, तो उसके बारे में ये कहानी है। सबसे पहले, रश आर crowds jostle for position on the underground train platform। देखो, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसमें ना आपको एक सीन क्रिएट कर दे रहे हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड है जो एक तरीके से ना काफी रश वाला है। मतलब
एक जैसे हम कहते होते हैं ना कि सुबह सुबह मॉर्निंग में सभी ने ऑफिस के लिए निकलना होता है, तो सड़क पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, व्हीकल ज़्यादा होंगे, या इस टाइम पर ऑफिस जाना होता है सबने, तो यहाँ अगर हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे या बस स्टैंड पर जाएंगे तो हमें काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो टाइम ही काम वालों के लिए, सबके लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वालों का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए काफ़ी रश होगा वहाँ पे। यहाँ पर आपको एक रेलवे के प्लेटफॉर्म का जिक्र है, क्योंकि आपको यहाँ देखने में पता चल रहा है कि अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। जो ग्राउंड से नीचे ट्रेन प्लेटफॉर्म बना हुआ था, वहां पर काफी भीड़ जमा थी, और जिस वक्त वो भीड़ जमा थी, वो भीड़ एक दूसरे से क्या कर रही थी? धक्का मुक्की कर रही थी। जॉस्टल का मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की करना, कि हम पहले जाएंगे, हम पहले जाएंगे। अब इसी सीन के दौरान आपको सीन बता रहे हैं एक लड़की के बारे में, ए स्लाइट गर्ल। स्लाइट का मतलब क्या होता है? स्लाइट का मतलब होता है जो स्मॉल भी है और थिन। थिन मतलब पतली भी है, छोटी भी है और पतली भी है। तो अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, 17 वर्ष की है वो वैसे, लेकिन 17 से कम की लगती है, यंगर लगती है। वॉज नर्वस, वो थोड़ी सी क्या थी? नर्वस थी, परेशान थी। येट एक्साइटेड, लेकिन उत्तेजित भी थी, उत्साहित भी थी। एज शी फेल्ट दी वाइब्रेशंस ऑफ दी अप्रोचिंग ट्रेन। देखो, जब ट्रेन आ रही होती है प्लेटफॉर्म पर, तो हमें काफी दूर से ही वाइब्रेशंस महसूस होना शुरू हो जाती है ना। तो उसे भी क्या हो रहा था? जो ट्रेन आ रही थी, अप्रोच कर रही थी, मतलब उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, उसकी वाइब्रेशंस महसूस होना शुरू हो गई थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट दी प्रेस्टिजियस, मतलब रेप्यूटेड, जिसकी रेप्यूटेशन काफी अच्छी हो, फेमस हो, तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन की इस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, एक इंस्टीट्यूट का नाम है जो म्यूजिक से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, इसमें उसका पहला दिन था। मतलब आज उसने फर्स्ट डे ज्वाइन करना था। देखो, अगर आपने कोई न्यू स्कूल ज्वाइन करना हो, आपने फर्स्ट डे पहले दिन जाना हो, तो एक तो एक्साइटमेंट भी होती है कि मैंने न्यू स्कूल जाना है, और थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है ना कि पता नहीं क्या होगा, आज पहले दिन है, पहला दिन है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर बता रखा है कि उस लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। आगे फर्दर क्या है? एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और वो लड़की या वो लोग जो स्कॉटिश फार्म से आते हैं, और ऊपर से टीनेजर कौन सी क्यों थी? क्योंकि यहाँ उसकी एज आपको 17 बता रखी है। 13 से लेकर 19 तक वाली जो एज का टाइम पीरियड होता है, सबके पीछे टीन आता है, तो इसलिए उसे टीनेज बोला जाता है। तो शी वॉज ऑल्सो अ टीनेजर। तो एक टीनेजर के लिए, जो कि स्कॉटिश फार्म, ये फिर से मैं कहूंगी एक जगह का नाम है जहां से वो आती थी पढ़ने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए, तो उसके लिए ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, नाम ही इतनी बड़ी एकेडमी है, मतलब नाम ही इतना बड़ा है, और इतनी ज्यादा ये वर्ल्ड लेवल पर फेमस एकेडमी थी उस वक्त, अब भी है, तो इसलिए डॉन्टिंग, काफी ज्यादा उसके लिए ये फ्राइटनिंग था, मतलब डराने वाला था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन ये एक आशाओं से भरी हुई म्यूजिशियन, मतलब जो कुछ सीखना चाहती थी, म्यूजिक सीखना चाहती थी, उसके लिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था किसी और के मुकाबले। क्यों था? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। वो पूर्ण तौर से, पूर्ण रूप से, सीरियसली वो क्या थी? डेफ थी। डेफ का मतलब क्या होता है? बहरा होना। ठीक है, तो वो सुन नहीं सकती थी, उसकी हियरिंग कैपेसिटी 0 थी। एवलिन गिलानीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब हमें हमारे इस म्यूजिकल स्टार के बारे में पता है, इसका नाम आपको बता दिया गया है कि एवलिन गिलानी का जो ये ना सुन पाना, ये लॉस था, ये जो हानि उसे हुई थी, वो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे हुई थी, समय के साथ साथ हुई थी, कि जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे धीरे धीरे उसकी ये हियरिंग कैपेसिटी कम होती चली जा रही थी। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन दी 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। अब देखो, जब वो 8 वर्ष की थी,
आपको तब की एक इंसिडेंट के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि उसकी मदर को आज भी याद है कि उन्होंने ये नोटिस किया था, उन्हें इस बात के बारे में तब पता चला था जब वो 8 इयर्स की थी। क्या पता चला था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। कैसे कि वो इंतजार कर रही थी पियानो सीखने के लिए, पियानो बजाने के लिए, और जब उसका नाम पुकारा गया था कि अब एवलिन की बारी है, तो वो उठी नहीं थी या वो मूव नहीं की थी, वो गई नहीं थी। और उस वक्त इसाबेल गैलानी यानी कि उसकी मदर ने रियलाइज किया था सडनली शी हैडंट हर्ड, कि उसे सुना ही नहीं है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील, कंसील का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना। तो मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, फिर से बहरेपन को छुपाने की कुछ टाइम पीरियड के लिए, फॉर अ क्वाइट वाइल मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, या काफी देर तक भी आप कह सकते हो यहाँ पर, कि एवलिन ने एक तरीके से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो अपने इस बहरेपन को छुपा सके। किससे छुपा सके? फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने फ्रेंड्स से भी और अपने टीचर्स से भी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब तक वो 11 वर्ष की हुई, तो देखो 8 साल से अब 11 वर्ष की हो चुकी है। हर मार्क्स हैड डिटीरिएटेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्स्ट हो जाना, मतलब एक तरीके से काफी खराब हो जाना, गंदे मार्क्स आए उसके, कि उसके मार्क्स काफी कम आए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, जैसे प्रिंसिपल होते हैं ना स्कूल के, बिल्कुल उसी तरीके से, और जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाचार्य थी एक तरीके से, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उन्होंने रिक्वेस्ट की एवलिन के पेरेंट्स को कि टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो हेड मिस्ट्रेस ने अर्ज किया कि एवलिन को एक स्पेशलिस्ट की, एक पर्टिकुलर डॉक्टर की जरूरत है, तो उसके पास आप लेकर जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब एक तरीके से काफी ज्यादा वीक हो चुकी है उसकी हियरिंग कैपेसिटी, काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है? एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, मतलब धीरे धीरे कर या फिर से समय के साथ साथ जो उसका नर्व सिस्टम है, एक तरीके से नर्व्स, कुछ नसों की डैमेज हुई है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर जैसे जैसे वो ग्रो करती गई है, उसकी हियरिंग कैपेसिटी कम होती गई थी। ठीक है, दे वर एडवाइज्ड, तो उनके उसके पेरेंट्स को क्या सलाह दी गई, क्या एडवाइस किया गया? दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, जैसे हम कहते हैं ना कि वो कानों में एड्स फिट कर दी जाती होती है ना, एक मशीन होती है ना, वो फिट कर दी जाती होती है, लाइक जैसे हेडफोन्स होते हैं हमारे, बिल्कुल उसी तरीके से, जिसे अगर नहीं सुनता है तो कानों के पर्दों में, या यूं कह लो सिंपल सी बात कि कानों में हम वो मशीन फिट कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ केस उस वक्त एवलिन के लिए एडवाइस किया गया था कि उसमें उसके लिए हियर करने के लिए, सुनने के लिए कुछ हियरिंग एड्स जो हैं वो साथ में फिट कर देने चाहिए। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर दी डेफ, और उसे बहरों के स्कूल में एडमिट करवा दिया जाना चाहिए, मतलब वहां पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन क्या कहती है इस बात पर कि देखो एकदम अचानक से सब कुछ ही चेंज होने वाला था, तो उसे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसकी लाइफ में अंधेरा सा छा गया होता है। बट लेकिन एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने हथियार डाल देते हैं, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया, उसने फाइट करने के बारे में सोचा कि वो लड़ेगी और अपने आप को साबित करके दिखाएगी। तो अब देखते हैं क्या हुआ। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, तो उसका इरादा पक्का था, वो दृढ़ निश्चयी थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल सी जिंदगी व्यतीत करेगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने चाहा, क्योंकि देखो आपने देखा ना कि 8 इयर्स की जब थी तब भी उसे पियानो प्ले करना था, तो उसने अपने इसी इंटरेस्ट को, म्यूजिक के इंटरेस्ट को ही कंटिन्यू करने के बारे में सोचा। तो वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू।
मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। पहले यहां तक समझेंगे कि क्या है। देखो एक दिन क्या हुआ, उसने नोटिस किया, मतलब उसने ध्यान दिया कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी फोटोग्राफ देखो यहाँ पर भी बनी हुई है और आप देख सकते हो कि इसमें कुछ वुडन बार्स लगे हुए होते हैं डिफरेंट लेंथ्स पर, और कुछ इस तरीके से इन स्टिक्स की मदद से, जो ये यहाँ पर पैरेलल इसके ऊपर रखी हुई हैं, इसकी मदद से इसे बजाया जाता होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके का। तो उसने भी ये सोचा, उसने भी ये निर्णय किया कि वो भी इसे बजाना चाहेगी। काफी टीचर्स, या यूं कह लो कि सभी टीचर्स जो थे उन्होंने डिस्करेज किया। डिस्करेज करना मतलब क्या होता है, मतलब उसे साहस नहीं दिया बल्कि उसे डिस्करेज कर दिया, एक तरीके से उसका साथ नहीं दिया, उस पर शक किया कि वो नहीं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर पाएगी, उसे नहीं समझ में आएगा, तो वो गिव अप कर दे एक तरीके से। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो रॉन फॉब्स थे, ये एक फिर से आपको एक करेक्टर का नाम, यहाँ पर नए करेक्टर का नाम बता रखा है कि वो कौन थे, एक परक्यूशनिस्ट थे, और वो कौन थे, वह पर्सन हु प्लेज ड्रम, तबला एक्सेट्रा। तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि तबला वादक थे। उन्होंने एवलिन के पोटेंशियल की, एक तरीके से एवलिन की योग्यता की पहचान की। उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर सकती हो। तो ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। उन्होंने एवलिन को एक तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो उसका इंटरेस्ट था उसे परस्यू रखने में और उसमें कामयाबी हासिल करने में भी मदद की। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उन पर अलग अलग नोट्स, मतलब अलग अलग एक तरीके से बीट्स बजाई। ठीक है, और क्या कहा, डोंट लिसन। अब बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये देखो जो मैंने यहाँ छोटी सी एक ब्रैकेट्स सी लगाई हुई है ना, ये दोनों लाइंस जो हैं, क्योंकि आप देख सकते हो बीच में फुल स्टॉप नहीं है, ये दोनों लाइंस ना उसके रॉन फॉब्स नहीं कही है, मतलब सर नहीं कही है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अब देखो ये रॉन फॉब्स ने कहा था, क्या कहा था कि इन्हें अपने कानों के जरिए सुनने की कोशिश मत करो, इन्हें किसी और तरीके से सेंस करने की, फील करने की कोशिश करो। अब सेज एल्विन, एवलिन सेज एवलिन, एवलिन ने क्या कहा था, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील दी हायर ड्रम फ्रॉम दी वेस्ट अप एंड दी लोअर वन फ्रॉम दी वेस्ट डाउन। तो अब देखो एवलिन ने सडनली, अचानक से महसूस करना शुरू कर दिया म्यूजिक को। कैसे महसूस किया, उसने कहा कि जो हायर बीट्स थी ड्रम की, वो अपनी कमर, वेस्ट मतलब होता है कमर के ऊपर वाले हिस्से तक महसूस कर सकती थी वाइब्रेशन, और जो लोअर बीट्स थी उनकी वाइब्रेशंस को वो अपनी वेस्ट के नीचे के जो हिस्सा होता है हमारी लेग्स एंड ऑल, वहां महसूस कर सकती थी। फॉब्स रिपीटेड दी एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने यही सेम एक्सरसाइज मतलब जारी रखी, मतलब इसी तरीके से म्यूजिक सिखाना जारी रखा, रिपीटेड रखा, और बहुत ही जल्द एवलिन ने ये डिस्कवर किया, मतलब उसे इस बात की रियलाइजेशन हुई एक तरीके से कि वो अलग अलग नोट्स को अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब देखो यहाँ पर एवलिन का डिटर्मिनेशन आपको बता रखा है, उसका दृढ़ निश्चय यहाँ पर बता रखा है आपको, कि वो कहती है कि मैंने सीख लिया था, अब मैं सीख चुकी थी कि किस तरह से आवाज को और तरंगों को अपने दिमाग और अपने शरीर में महसूस करना है। मैंने अपने दिमाग और शरीर के दरवाजे, कानों के दरवाजे अगर बंद हो गए थे तो मैंने अपने दिमाग और शरीर के बाकी दरवाजों को खोलना समझ लिया था। अब बाकी जो है वो मेरे हार्डवर्क और मेरे डिटर्मिनेशन पर, यानी कि मेरे दृढ़ निश्चय पर डिपेंड करता था। शीर मतलब प्योरली मेरे हार्डवर्क और मेरी डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है कि मैं सक्सेस किस तरह से अचीव करूंगी। अब देखते हैं कि आगे हमें फर्दर क्या बता रखा है।
शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो अब इस दिन के बाद, ऐसा सीखने के बाद अब उन्होंने कभी भी वापस दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। अब ऑर्केस्ट्रा का मतलब आपको क्या होता है, क्या पता है कि कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ग्रुप्स होते हैं ना जैसे, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ बता रखा है कि वो यूके भी गई, यूनाइटेड किंगडम भी गई अपने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और जब वो सिर्फ 16 वर्ष की थी, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ये डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूजिक में ही अपना करियर बनाएंगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। अब ऑडिशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने काफी इस तरह के म्यूजिकल कॉन्टेस्ट्स के बारे में या कोई भी एक तरीके से आपने टेलीविजन चैनल्स पर देखा होगा ना कि ऑडिशंस होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से अपने आप को शॉर्टलिस्ट करवाने के लिए एवलिन ने भी रॉयल अकेडमी के लिए क्या दिया था, ऑडिशन दिया था। और देखो, एंड शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। मतलब अभी तक अकेडमी की पूरी हिस्ट्री में इतने मार्क्स किसी ने भी नहीं लिए थे जितने मार्क्स एवलिन ने गेन किए थे। She gradually moved from orchestral work to solo performances। और फिर वही समय के साथ साथ वो जो ग्रुप में ऑर्केस्ट्रल वर्क मतलब ग्रुप में वर्क होता था, उसकी बजाय उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेज मतलब अकेली खुद की परफॉर्मेंसेज भी देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और जब उन्होंने इस एकेडमी में 3 साल का एक कोर्स जो था मतलब कंप्लीट कर लिया, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। मतलब बड़े बड़े अवार्ड्स से उनको सम्मानित भी किया गया था। मतलब काफी सारे अवार्ड्स उन्होंने म्यूजिकल फील्ड में हासिल किए। अब देखो अब आगे क्या बता रहे हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अब देखो सबसे बड़ी उदारता की बात क्या है कि एवलिन इतना कुछ हासिल करने के बाद भी ये नहीं मानती हैं, ये नहीं कहती हैं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। वो इसे एक हीरोइक अचीवमेंट मतलब एक तरीके से कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानती हैं। और क्या कहती हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। देखो ये जो लाइन है वो आपको इशारा कर रही है वेयर देयर इज अ विल एंड देयर इज अ वे वाली, इसकी तरफ कि जहां चाह है वहां राह अपने आप बनेगी। तो यहाँ पर एवलिन ने क्या कहा है, यही कहा है कि अगर आप हार्डवर्क करना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में अपना गोल क्लियर है, तो आप जरूर अपने उस गोल को, अपने उस लक्ष्य को हासिल करोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। and yes, वो उस टॉप तक, उस ऊंचे मुकाम तक जरूर पहुंची भी। वो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट फेमस एक तरीके से मल्टी पर्कनिस्ट, देखो एक तो ऊपर आपको मीनिंग बताया गया था, लेकिन वो एक तरीके से मल्टी टैलेंटेड बनी। किस तरह से कि वो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी। उसने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में एक तरीके से मास्टरी हासिल कर ली थी। और अब अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर उसे कंसर्ट्स वगैरह के लिए बुलाया जाता था, ऑर्गेनाइज किया जाता था। और अब उसका जो स्केड्यूल था, मतलब उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता था, उसका स्केड्यूल काफी हेक्टिक यानी कि एक तरीके से काफी व्यस्त, काफी बिजी स्केड्यूल उसका बन गया था। अब देखो बहुत ही ध्यान से, इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। intriguing का मतलब होता है मनमोहक। तो एक तरीके से एवलिन के फंक्शन को, एवलिन के कंसर्ट को देखना काफी मनमोहक रहता है विदाउट हियरिंग। जो वो इतना एफर्टलेसली, मतलब एक तरीके से ऐसा लगता था कि उसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है,
बिना सुने भी वो इतना अच्छा और इतना सुंदर बजाती थी कि उसके फंक्शन को देख कर, या यूं कह लो कि उसके कंसर्ट में जाकर काफी मजा आता है। तो इन अवर 2 hour डिस्कशन, अब यहाँ पर ऑथर के साथ उसकी डिस्कशन चल रही है। अब आपको क्या बता रहे हैं कि इन अवर 2 hour डिस्कशन, लगभग 2 घंटे ऑथर ने उसके साथ बातचीत की, डिस्कशन की। शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब यहाँ पर क्या मतलब है कि शी नेवर मिस्ड अ वर्ड का क्या मतलब हुआ? उसने ये कहा कि मैंने 2 घंटे बात की। जैसे मान लो आप किसी के साथ बात करो जो डेफ है, तो आप अगर बात कर रहे हो और वो आपके द्वारा कही हुई हर बात को समझ रहा है लगातार, तो इसका मतलब ये है कि उसने कोई भी वर्ड मिस नहीं किया है। अब सोचकर देखो कि जो इंसान सुन नहीं सकता है वो किस प्रकार से आपकी बात समझ रहा होगा। वो आपके हाव भाव, आपके फेस को रीड कर रहा है, आपके लिप्स की मूवमेंट से समझ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ऐसा ही कुछ केस यहाँ पर है। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक ह्यूमरस लाइन भी बता रखी है, मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। जब वो ऑथर के साथ डिस्कशंस कर रही थी उस वक्त एवलिन ने क्या कहा कि वो आदमी ना जिनके फेस पर काफी ज्यादा दाढ़ी होती है, क्योंकि उनके लिप्स फिर दिखेंगे नहीं तो लिपसिंग पढ़ी कैसी जाएगी, तो वो हंसते हुए इस बात को कहती है कि उस वक्त मुझे ट्रबल होती है, उस वक्त मुझे परेशानी होती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज वो आसानी से लिपसिंग के जरिए समझ सकती थी कि सामने इंडिविजुअल क्या कहना चाहते हैं। इट इज not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. देखो यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि जो एवलिन है वो ये कह रही है कि सिर्फ लिप्स के थ्रू समझ पाना या लिप्स को ही देखना कि लिपसिंग किस तरह से कर रहा है सामने वाले इंडिविजुअल, और फिर उसकी बात को समझना, सिर्फ इसके जरिए नहीं बल्कि जो पूरा का पूरा फेस है उसमें से भी स्पेशली जो आईज होती हैं खास तौर पर, उनके जरिए ये समझा जा सकता है कि जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो क्या कह रहे हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली। फ्लॉलेसली का मतलब होता है बिना किसी मिस्टेक के या बिना किसी गलती के। विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट का मतलब होता है बोलने का तरीका या बोलने का लहजा। तो वो बिना किसी गलती के, बिना अटके हुए स्कॉटिश लैंग्वेज में बहुत ही आराम से हमारे साथ इंटरेक्ट कर रही थी। माई स्पीच इज क्लियर। अब वो ये भी कह रही है, क्या एड ऑन कर रही है कि मेरी जो स्पीच है, मतलब जो मैं बोल रही हूँ आपके साथ, जो ये वार्तालाप कर रही हूँ मैं, ये इसलिए क्लियर है, ये शब्द जो हैं वो इसलिए साफ हैं बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। हमने स्टोरी सुनी है, हमने पढ़ी है ये स्टोरी, तो हमें पता है कि 11 वर्ष तक की जब वो थी तब तक वो आराम से सुन सकती थी। धीरे धीरे उसकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज होनी शुरू हुई थी, तो उससे पहले तो वो सुन रही थी ना, तो जब उसके कानों में आवाज पड़ी थी तो वो ऑब्वियसली है अपनी जो स्कॉटिश लैंग्वेज है वो आराम से बोल सकती थी। शी सेज, ठीक है, उसने ये बात कही कि मैं इस वजह से सुन सकती थी तो इस वजह से मैं अब बोल भी रही हूँ साफ स्कॉटिश लैंग्वेज। बट that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। अब देखो यहाँ पर आपको एक और उसकी खूबी बताई है कि वो सिर्फ म्यूजिक में नहीं उसने मास्टरी हासिल की थी बल्कि फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेजेस भी उसे आती थी। अब देखो, अब खुद सोचकर देखो कि जब तक वो 11 की थी तब तक तो सिर्फ उसने स्कॉटिश लैंग्वेज ही सीखी ना, उसी लैंग्वेज में इंटरेक्ट किया था, लेकिन अब उसने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया कि किस तरीके से उसने फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज सीखी। बट हमें फिर भी ये फिर से क्लियर होता है कि जहां चाह हो वहां राह अपने आप बन जाती है, तो इसलिए उसने 2 अदर लैंग्वेजेस में भी एक तरीके से मास्टर्स हासिल की। अब देखो आपको नेक्स्ट क्या बता रहे हैं। एज फॉर म्यूजिक, अगर संगीत के लिए बात करें, शी एक्सप्लेन्स, वो क्या कहती है, क्या एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा खून जो है वो हमारे शरीर के हर अंग में, रगों रगों में बहता है, बिल्कुल इसी तरीके से एवलिन ने एक्सप्लेन किया कि जो म्यूजिक है वो मेरे शरीर के हर पार्ट में बहता है।
ठीक है। इट टिंगल्स इन माई स्किन। अब देखो टिंगल का मतलब क्या होता है, टिंगल का मतलब होता है विच कॉज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे फिर से वही वाइब्रेशन कि ये उसकी सारी स्किन में झंझनाहट सी पैदा करता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मतलब वो अपने बॉडी के हर एक पार्ट को अब एक्सप्लेन कर रही है कि मेरी स्किन में भी मैं महसूस कर सकती हूँ। चीक बोन्स मतलब जो मेरी चीक्स मतलब जो गाल हैं उनकी हड्डियों तक में मैं महसूस कर सकती हूँ, और इवन अपने बालों में भी मैं संगीत को महसूस कर सकती हूँ। When she plays the xylophone, जब वो xylophone प्ले करती है, जो आपको अभी अभी लास्ट पेज पर बताया भी था किस तरह का दिखता है, she can sense the sound passing up the stick into her finger tips। जो फिंगर्स की ये वाली जो फिंगर्स की टिप्स होती हैं, इन फिंगर टिप्स के जरिए वो xylophone की साउंड को महसूस कर सकती है। By learning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body। अब जो ड्रम की बीट्स हैं एक तरीके से, ये देखो इकोज ऑफ साउंड्स मतलब रेजोनेंसेस, मतलब एक तरीके से मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर कहूं तो जो ड्रम की बीट्स हैं, ड्रम के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो कहां पर इसको महसूस कर सकती है, अपनी सारी की सारी बॉडी में फ्लो करता हुआ महसूस कर सकती है। ठीक है। अब लीनिंग का मतलब क्या होता है, देखो लीनिंग का मतलब होता है झुकना। तो जो ड्रम है वो थोड़ा सा झुक कर बजाते हैं ना, तो बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील दी रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, कि वो अपनी बॉडी में महसूस कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs। अगर उसने परफॉर्मेंस किसी लकड़ी के बने हुए प्लेटफॉर्म पर, मतलब स्टेज पर, लकड़ी के बने हुए स्टेज पर अगर उसने कोई परफॉर्मेंस देनी हो तो वो क्या करती है, वो अपने शूज उतार देती है ताकि नंगे पांव के जरिए, बेयर फीट मतलब नंगे पांव के जरिए जो वाइब्रेशंस हैं वो उसकी लेग्स से होते हुए उसकी बॉडी में जाएं और वो म्यूजिक को महसूस कर पाती है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है। नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है या इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, निसंदेह एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। देखो ऑडियंस का मतलब कौन होता है, ऑडियंस का मतलब है जो सुन रहा है। तो जो एवलिन है वो अपने ऑडियंसेस को, सुनने वालों को खुशी, डिलाइट्स का मतलब खुशी प्रदान करती है, मतलब उसे सुनकर अच्छा लगता है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब एक तरीके से इस सोसाइटी के द्वारा उसे एक बहुत ही रिनॉन्ड, बहुत ही फेमस, एक तरीके से रेप्यूटेड सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। सेज मास्टर पर्कनिस्ट जेम्स ब्लेड। अब देखो आपको यहाँ पर वही बिफोर वी रीड में जो हमने लाइंस पढ़ी थी वही आपको दोबारा से रिपीट कर कर समझाई हुई हैं कि ये जेम्स ब्लेड ने ये लाइन बोली थी एवलिन के लिए कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully। मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा से मुझे रिपीट करने की जरूरत है कि ये लाइंस आपको क्या कह रही हैं, क्योंकि बिफोर वी रीड में मैं ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट मूव ऑन कि हमें और क्या बता रखा है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोलिक। देखो एक वर्ड होता है एल्कोहलिक, वो क्या होता है, जिसको शराब पीने की लत लग जाती है ना। यहाँ पर आपको क्या वर्ड है, यहाँ पर आपको वर्ड एक इनफॉर्मल मैनर में एक वर्ड दे रखा है वर्कोलिक। इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। जैसे मैंने अल्कोहलिक के लिए क्या यूज किया कि जो अपने आप को शराब पीने से ना रोक सके। यहाँ पर क्या है, जो अपने आप को काम करने से ना रोक सके। तो यहाँ पर एवलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एवलिन कहती है कि वो काम करने वालों में से है, मतलब उसे काम करना अच्छा लगता है, वो अपने आप को म्यूजिक से दूर नहीं रख पाती है, उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना बेहद ही पसंद है एक तरीके से। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क
often harder than classical musicians but the rewards are enormous। अब देखो वो क्या कहती है कि मुझे जस्ट काम करना है, वो मेरा काम क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो सुन नहीं सकती ना, बट लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दी रेगुलर कंसर्ट्स, एक रेगुलर कंसर्ट्स मतलब नॉर्मल फंक्शंस के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जो है वो प्रिजन्स, जेल के लिए, जेल के कैदियों के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, मतलब एक तरीके से जो बीमार पेशेंट्स होते हैं उनके लिए फ्री कंसर्ट्स भी ऑर्गेनाइज करती है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो नए और उभर रहे हैं सितारे, उनके लिए भी वो उनको भी बहुत प्रायोरिटी देती है, मतलब इंपॉर्टेंस देती है, प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन ऑफ दी बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, अब फिर से जैसे जेम्स ब्लेड ने उसके लिए कुछ कहा था, बिल्कुल इसी तरीके से एन रिचलिन नामक एक इंडिविजुअल ने भी, जो कि बीथोवन फंड से रिलेटेड हैं, इंस्टीट्यूट का नाम है, फिर से मैं कहूंगी एक संस्था का नाम है जो डेफ चिल्ड्रन के लिए चलाए जाते हैं, डेफ चिल्ड्रन के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है, वहां के एक इंडिविजुअल ने क्या कहा है, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। मतलब एक तरीके से ये एक चमकती हुई प्रेरणा है, मतलब डायरेक्ट एक मोटिवेशन है किनके लिए, डेफ चिल्ड्रन के लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कांट गो, वो ये देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि एवलिन ने ये साबित करके दिखाया है कि यस वी कैन अचीव with our hard work, with our dedication, we can achieve any place, any of the top position. Evelyn Gilani has already accomplished more than most people twice her age। मतलब उसकी उम्र के से दुगनी उम्र के जो लोग हैं उनसे भी ज्यादा एवलिन गिलानी ने एकम्प्लिश किया है। एकम्प्लिश करने का मतलब होता है अचीव करना, हासिल करना, तो मतलब उसने काफी कुछ अपनी इस छोटी सी उम्र में गेन कर लिया है। शी हैज ब्रॉट परसेशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। मतलब जो ये कहते हैं ना कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाले जो बैक स्टेज पर हुआ करते थे, उसने अपने डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, अपने कंसर्ट्स के जरिए एक तरीके से बैक स्टेज की बजाय इन्हें फ्रंट में लेकर वो आई है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो लाचार हैं, जो असमर्थ हैं फिजिकली, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड लोग हैं जो, उन्हें ये क्या कर रही है, एक तरीके से इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर रही है, उनके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन रही है। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसकी तरफ देखते हैं, एंड से क्या कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, अगर वो ये कर सकती है तो आई कैन, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और अंत में, ये भी अंत में काफी नहीं, अंत में और आपको क्या कहते हैं, शी हैज गिवन एनम्ब्रस प्लेजर टू मिलियंस। मतलब उसने लाखों ही लोगों को अनगिनत प्लेजर, एक तरीके से खुशियां कह दें या डिलाइट्स कह लें, हैप्पीनेस कह लें, कि प्रोवाइड किया है। मतलब जो भी उससे मिला है, जो भी उसके म्यूजिकल स्टाइल को जिसने भी सुना है, वो सब बेहद ही प्रसन्न हुए हैं, बेहद ही खुश हुए हैं। तो देबोरा काउले के द्वारा ये एक फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने एवलिन के बारे में सुना, जो एक डेफ लड़की है और उसने क्या कुछ अचीव किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट, ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। काइंडली डू सम ऑनर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।